Audiobook Emporium. मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर देखा जा सकता है। इनमें से मैक्सिमम लोग यंगस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग को बहुत ही ग्लैमरस करियर के तौर पे देखते हैं, और इसकी वजह भी है। वजह है सोशल मीडिया पे शेयर किए जाने वाले प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स और इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल वीडियोस, जिनमें वो अपने लैविश लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, एक इंसान जो 9 to 5 जॉब में स्टक है या मेहनत करने के बावजूद उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको लगता है कि ट्रेडिंग से बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, और वो इन्फ्लुएंस में आकर सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में उतर जाता है और लॉस उठा लेता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में ट्रेडिंग को करियर बनाया जा सकता है? ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट ईजी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में क्या करना है ये हम सबको पता है, बट कब, कैसे और क्यों करना है, दैट्स नॉट ईजी। हाय, माय नेम इज अहमद अली खान और मैं पिछले 13 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने भी वो सारी मिस्टेक्स की हैं जो हर नया ट्रेडर करता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK, जहां मैं रोज मार्केट आवर्स में लाइव एनालिसिस करता हूं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज मेरे साथ लाइव ज्वाइन हो सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लोग स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स और टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, बट जो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसपे सबसे कम बात होती है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इमोशनल और मेंटल स्टेट को रेफर करती है जो ट्रेडिंग में हमारी सक्सेस या फेलियर को इन्फ्लुएंस करती है। लॉस होने पे हमारा एटीट्यूड और प्रॉफिट होने पे हमारा रिएक्शन हमारी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कहता है। अपने 13 साल के अब तक के करियर में मैंने ये बात नोटिस की है कि कोई भी ट्रेडर कोई बहुत यूनिक मिस्टेक नहीं करता है या उसको कोई ऐसा चैलेंज नहीं आता है जो बहुत अलग हो। हम सब लोग एक ही जैसी मिस्टेक्स करते हैं। कोई ओवर ट्रेडिंग करता है, कोई ग्रीड की वजह से प्रॉफिट बुक नहीं करता, कोई लॉस के डर से ट्रेड नहीं लेता। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपने पिछले 13 सालों का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से हमारी ट्रेडिंग में कितना ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। आप उन बहुत से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो हर नया ट्रेडर जाने या अनजाने में करता है, और उन मिस्टेक्स या चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, हम इसके सॉल्यूशंस और हैक्स पर भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑन कुकू FM विद अहमद अली खान। कुकू FM, सुने जो मन Audiobook चाहे। Emporium. डिसिप्लिन का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो कहता है डिसिप्लिन रिफर्स टू रूल फॉलोइंग बिहेवियर। चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, चीज़ों को ऑर्डर में लाने के लिए या कंट्रोल और अथॉरिटी लाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल होता है, या डिसिप्लिन का इस्तेमाल होता है टू क्रिएट हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि आज हम कोई चीज़ सोचें और कल से वो होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट है जो ओलंपिक्स में परफॉर्म करना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक दिन उठे और उसे ओलंपिक्स में परफॉर्म करने का मौका मिल जाए? या उसको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी। उसे रोज़ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, रोज़ कुछ सेट रूल्स को फॉलो करना होगा और उसके हिसाब से उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। उसे क्या खाना है, उसे कितना सोना है, उसे कितना दौड़ना है, उसे कितना आराम करना है, कितने ब्रेक्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें उसे फॉलो करना पड़ेंगी, तब जाके उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। एक लड़का है, एग्ज़ाम्स देना चाह रहा है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ाई करके वो टॉप नहीं कर सकता। अगर उसे टॉप करना है तो उसको स्टार्टिंग से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से वो रोज़ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। हम इतने घंटे पढ़ेंगे, हम इतने घंटे आराम करेंगे, हम इतने घंटे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, हम इतने घंटे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च करेंगे, हम इतने घंटे मॉक टेस्ट देंगे। ये सारी चीज़ें उसको एक शेड्यूल में लाना पड़ेंगी और स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़ेगा। जब स्ट्रिक्टली कुछ दिन इसको फॉलो करेंगे तब ये चीज़ हमारे नेचर में आना शुरू होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू होती है कि ये कुछ सेट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। जब इन पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं तब जाके हम एंड रिजल्ट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसी बात को हम ट्रेडिंग में भी रिलेट कर सकते हैं।
ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करिएगा और अकॉर्डिंग टू देम जब आप परफॉर्म करेंगे तो यूल नोटिस कि आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक डिफरेंस आएगा। इसमें पहली चीज़ है सेट अ ट्रेडिंग प्लान। हम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्यों होगी, इस पर्टिकुलर लेवल पर मुझे ये स्टॉक क्यों बाय करना है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पे कुछ बाय कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल पर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो वो कौन सा लेवल है जहाँ पे मैं लॉस बुक करके एग्जिट करूँगा, यानी स्टॉप लॉस अपना प्लेस करूँगा। मैं कितना रिस्क लूँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेड टारगेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ पहले से नहीं पता है और हम रैंडमली ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि टारगेट कहाँ पे प्लेस करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करें, रिस्क कितना लें, प्रॉफिट कितना लें, इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। इनफैक्ट परफॉर्मेंस और डिग्रेड हो जाएगी। तो ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा जिसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स की एंट्री और एग्ज़िट को डिफाइन करेंगे। प्रॉफिट होगा, एग्ज़िट कहाँ होगी, लॉस होगा तो एग्ज़िट कहाँ होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग के पैरामीटर्स में आने लगेंगे। दूसरी चीज़ है मॉनिटरिंग योर इमोशंस। अक्सर हम मार्केट के मूव्स को देख के इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। आपको ये देखना है कि अगर कोई ट्रेड आपसे मिस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। या अगर ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया है और अभी कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रेड अपनी जगह पे है, उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने इमोशंस को मॉनिटर करिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स जो पोजीशन साइज आपने यूज़ करी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो आपके माइंडसेट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ बात हो रही है। डिसिप्लिन के साथ अगर आपको जाना है तो आपको पोजीशन उतनी बड़ी रखनी है जो जब एग्जीक्यूट हो तो आपकी हार्ट बीट चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बीच बीच में आपको कभी कभी ब्रेक्स भी लेना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या आप डे ट्रेडर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9 o'clock से 3:30 तक ट्रेडिंग करेंगे। आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी लेना है। रैंडमली ब्रेक्स लिया करिए। रैंडम ब्रेक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे जो कि मार्केट बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे बीच में महीने में एक आध बार ब्रेक ज़रूर लिया करिए कि हम रैंडमली आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ चेक कर पाएँ कि कहीं आपको एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता और हम ट्रेडिंग से एडिक्ट हो जाते हैं और जब एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर ट्रेडिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है। ट्रेडिंग फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे एक्साइटमेंट आता है, हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये चीज़ हमको मॉनिटर करनी है। रैंडमली ब्रेक लीजिए और तब नोटिस करिए क्या ऐसा तो नहीं कि आज मैंने ट्रेडिंग से ऑफ लिया है मगर मेरा दिल अभी भी ये चाह रहा है कि लाओ देखूं मार्केट में क्या हो रहा है। ऑफ लिया है तो फिर उस दिन हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस दिन हम चार्ट्स को भी नहीं देखेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप ऑफ लेने के बावजूद रेगुलरली अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज देखें मार्केट क्या कर रहा है, दैट मीन्स आप एडिक्टेड हो रहे हैं। यू हैव टू कंट्रोल दैट। ये आपके डिसिप्लिन के खिलाफ बात जा रही है। अगर ऑफ लिया है मार्केट से तो मार्केट की तरफ पलट के नहीं देखना है। अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करेंगे आप। कोई बुक पढ़ेंगे, कोई मूवी देखेंगे, किसी से मिलने जाएंगे, वॉक करेंगे, कुछ भी करेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे। ये जब आप लॉन्ग रन में करने लगते हैं तो आपका जो माइंड है वो प्रोग्राम होता है कि ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमारी मर्जी होगी। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत उलझन हो रही है, हमें आज ट्रेड करना है, आज का दिन बेकार ना चला जाए। इसलिए आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लेंगे। डिसिप्लिन का एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो ये होता है कि मैं अपने ट्रेड्स की एक लिमिट बना के चलता हूँ। मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 3 ट्रेड्स इनिशिएट कर लेता हूँ।
लेकिन मैं फोर्थ ट्रेड कभी नहीं लूँगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे शुरू के 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, यानी मेरे शुरू के 2 ट्रेड में मुझे लॉस हो गया है, तो मैं तीसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सेकेंड ट्रेड के बाद जब आप ट्रेड करना चाहेंगे यानी थर्ड ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे, तो आपका जो माइंड है ये जब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है तब तक आपसे ये कहता रहेगा कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लॉस कवर हो जाएगा। और जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे फौरन आपके माइंड का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो आपसे कहेगा कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। यानी अब तक तो वो कह रहा था कि लॉस रिकवर कर लेंगे इस ट्रेड से, और एग्जीक्यूशन के बाद कह रहा है कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। और जैसे ही ये माइंड में आपके आया कि कहीं 2 ट्रेड्स की तरह इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, तो आपका माइंड बेतुके डिसीजंस लेगा। या तो ज़रा सा लॉस देख के एग्जिट कर जाएगा या ज़रा सा प्रॉफिट देख के एग्जिट कर जाएगा और आपका माइंडसेट ख़राब करेगा। सो इट इज़ बेटर, जो मैं फॉलो करता हूँ, 2 ट्रेड्स लिए और दोनों में स्टॉप लॉस हो गया। दिन इतना ख़राब था कि दोनों में स्टॉप लॉस हो गया, इट्स परफेक्टली फाइन। सिस्टम बंद कर दीजिए। थोड़े से प्रॉफिट में सिस्टम बंद करना आसान होता है, लॉस में सिस्टम बंद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप लॉस में सिस्टम बंद करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप एक डिसिप्लिन और एक प्रो ट्रेडर की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कभी मेरे लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो महीने में 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि मेरे 2 स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और उस दिन मैं लाइव सबके सामने बोलता हूँ कि मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। मैं लेवल्स तो दे दूंगा लेकिन खुद ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरी डिसिप्लिन ये कहती है कि अब आज मैं और कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। अगली चीज़ है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप आज कल से बेहतर ट्रेड कर रहे हैं, या इस महीने आपने पिछले महीने से ज़्यादा अच्छा ट्रेड किया, या इस क्वार्टर आपने पिछले क्वार्टर से ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करी? ये तभी मुमकिन है जब आप इसे ट्रैक कर रहे हो। एक एथलीट जब तैयारी कर रहा होता है तो वो रोज़ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आज मैंने 100 मीटर्स कितनी देर में फिनिश किया, 200 मीटर्स कितनी देर में फिनिश किया, कल कितनी देर में किया था, मेरी एवरेज स्पीड क्या है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो रोज़ ट्रैक करता है। तब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद उसे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती हुई दिखती है। वही आपको ट्रेडिंग में करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं आपको मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली एक शीट है, एक एक्सेल शीट हो सकती है, एक डायरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने ट्रेड्स को नोट करें। आज मैंने 9:30 पर SBI के 100 शेयर्स बाय किए थे। उसके बाद रीज़न लिखेंगे क्यों बाय किए थे। अगर आप ट्रेड डिसिप्लिन से कर रहे हैं तो आपके पास एक रीज़न भी होगा ना, जो शुरू में कहा, आपके पास रीज़न होना चाहिए आपके सेटअप के हिसाब से कि क्यों यहाँ पे बाइंग क्यों है। आप वो रीज़न मेंशन करते हैं। उस ट्रेड का रिजल्ट क्या था, आप फ़ायदे में निकले, प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया। अगर लॉस बुक किया तो आपने ऐसी क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से लॉस हुआ था। उसके बाद उसमें रिमार्क्स लिखिए कि इस ट्रेड जितनी देर तक एग्जीक्यूटेड था उतनी देर मेरे इमोशंस क्या कह रहे थे। ये सारी चीज़ें आप जब नोट करेंगे और वीकली बेसिस पर, 15 दिन पर, हर महीने बैठ के आप अपने ट्रेड्स को देखेंगे कि अच्छा ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, तो फिर आप उन्हें ठीक कर पाएंगे। देखिए, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे बहुत मुमकिन है कि 10 दिन बाद आप फिर वही गलती रिपीट करें, 15 दिन बाद आप फिर वही गलती रिपीट करें। लेकिन अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो आपको पता रहेगा ये गलती है जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, तो अब इसको ठीक करना है। जब वो गलती ठीक हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। फिर कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे ये एक और गलती है जो मैं कुछ दिन से लगातार कर रहा हूँ। आप उस गलती को ठीक करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस और ठीक हो जाएगी। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस बात पर ज़रूर फोकस करिएगा कि आपका डिसिप्लिन क्या कहता है। हो सकता है कि जिन पैरामीटर्स, जिस ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेड करते हैं दूसरा किसी और स्टाइल से कर रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के पैरामीटर्स कहते क्या हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैरामीटर जो कहता है
आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर लेवल पर आपका सेटअप कह रहा हो कि यहाँ पे बाइंग बनती है, लेकिन उसी टाइम पर किसी और की स्ट्रैटेजी के हिसाब से वहाँ पे सेलिंग हो सकती है। तो आपको इस बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो आदमी सेलिंग कर रहा है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी अगर कहती है बाइंग, तो आप बाइंग करेंगे, भले ही आपका स्टॉप लॉस हो जाए। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री है, करेंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लेंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से टारगेट आ गया है, प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें पैरामीटर से भटकना नहीं है। जब एक लॉन्ग रन तक आप इस डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में कितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑन कुकू एफएम विद अहमद अली खान। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ऐसा आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा। एक इंसान जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा वो कितने पैशन से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, कितना जोश होता है, हम मार्केट से बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन उसी इंसान से आप 5-6 महीने बाद पूछिए तो क्या कहेगा? स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो क्या ये वाकई में जुआ है? इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। आप में से बहुत से हैं जिनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो कई सालों से जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंट्री लेवल जॉब के लिए आपने कितने साल पढ़ाई करी थी, तो आप मुझसे कहेंगे कि हाँ 22 ईयर्स 23 ईयर्स की ऑन एन एवरेज हमने पढ़ाई करी थी। इंडिया में एक बीटेक ग्रेजुएट की ऑन एन एवरेज सैलरी 25 से 35,000 रुपीज़ होती है। एनुअली 3 लाख से 4 लाख के बीच में एक एवरेज सैलरी बीटेक ग्रेजुएट की होती है। और जब उस जॉब का ऑफर लेटर मिलता है तो इंसान कितना खुश होता है, उसके घर में कितनी खुशी आ जाती है, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं, दोस्त पार्टी मांगते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। वहीं पे एक इंसान जैसा ही ट्रेडिंग करने आता है, वो एक हफ्ते में पैसा डबल करने की क्यों सोचने लगता है? एक तरफ 25-35,000 रुपीज़ की जॉब के लिए हम 22 ईयर्स 23 ईयर्स पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर उसको अपस्केल भी करते हैं हम कि अब मास्टर्स कर लेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, यानी सैलरी बढ़ने के लिए और पढ़ाई करते हैं, एमबीए कर लेते हैं तो और अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में ही पैसा डबल करना है। तो अब आप ये बताइए, स्टॉक मार्केट जुआ है या हमने उसको जुआ बना दिया? जुआ होता क्या है? कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में ना हो। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के एक जनरल स्टोर भी खोल लेंगे, वो भी जुआ है, क्योंकि आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आप उसमें लॉस उठा लें। लेकिन यकीन से बताइए, अगर कोई इंसान बिना एक्सपीरियंस के जनरल स्टोर भी खोल देता है और नुकसान उठा लेता है, तो क्या कोई कहेगा उससे कि ये जुआ था? नहीं, तब नहीं कहता। लेकिन स्टॉक मार्केट में बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज, बिना ट्रेनिंग के हम ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे दुनिया के और बिजनेस हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी बिहेव करता है। हर बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं। आप में से बहुत से लोग रियल एस्टेट कंपनीज में जॉब करते होंगे या रियल एस्टेट में बिजनेस करते होंगे। आप में बहुत से लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते होंगे। अलग अलग बिजनेस आप करते हैं। हर बिजनेस का एक उसूल होता है या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आप उसको फॉलो करते हैं, तभी आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। उसी तरह से स्टॉक मार्केट को भी अगर आप एक बिजनेस मान के इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं, तो ही आप पैसे कमा सकते हैं। यही वजह है कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इस मार्केट से। एक्सपेक्टेशंस एक बहुत अजीब चीज़ है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा। 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो किसी को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी।
जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो कोई प्रेशर भी नहीं था, जब प्रेशर नहीं था तो परफॉर्मेंस नेचुरल थी, क्योंकि हमें पता था हमें कोई नहीं देख रहा, हम जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। लेकिन आज जब इंडियन क्रिकेट टीम कहीं जाती है खेलने तो कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वहाँ से प्रेशर बिल्ड होता है। यही चीज़ आप लाइफ के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं, स्पेशली इन ट्रेडिंग। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम हर महीने अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे। वो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर एक फियर, एक प्रेशर क्रिएट करती है कि हम एक दिन या 2 दिन परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम घबरा जाते हैं। और जब हमें कुछ पता भी नहीं है, हम मार्केट में नए भी हैं, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है और कुछ पता भी नहीं है, तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, मेरा लॉस हुआ क्यों। हमको लॉस भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि लॉस हुआ क्यों। इसलिए कुछ चीज़ों को रूल बना के रखना है, जिसमें सबसे पहला रूल है एक्सपेक्टेशन तो मार्केट से रखनी ही नहीं है। मेरे फादर मुझसे कहते थे कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वीक करती है। अगर आप परेशान हो और अगर आप अपने एक दोस्त से एक्सपेक्ट करें कि जब मेरा ख़राब टाइम आया तो ये फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा या मेरा ये रिलेटिव मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, और जब आपका ख़राब टाइम आता है वो दोस्त या वो रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप और ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया हो हमेशा से, दोस्ती बहुत अच्छी है, रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं परेशान होऊंगा तो सिर्फ मैं ही अपनी हेल्प करूंगा, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तो कल को अगर आप परेशान हुए किसी मुसीबत में, तो आपको पता है कोई नहीं आने वाला, आप खुद मेहनत करेंगे, आप उतने परेशान नहीं होंगे। और इसी बीच अगर वो फ्रेंड या वो रिलेटिव आपकी हेल्प ज़रा सी भी कर देगा तो आप कितना ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ गई। वही आपको स्टॉक मार्केट में भी रखना है। मार्केट में आपको प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। इसमें अगर आप एक्सपेक्टेशन कम से कम रखेंगे तो ज़रा सा भी आपको उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला तो आपको अच्छा लगेगा। इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे गारंटीड गेन्स। स्टॉक मार्केट में गारंटीड गेन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप पैसा बना के जाएंगे। हाँ, एक चीज़ जिसको आप फॉलो करेंगे, स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आप सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो वो टारगेट तक ही जाएगा, वो ज़रा सा ऊपर जाके आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लॉस दे सकता है। इसलिए कभी भी मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। दूसरी चीज़, क्विक रिचेस। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में आओ ट्रेडिंग करते हैं, खूब पैसा बनाएंगे, 10,000 रुपये डालो, हर महीने 50,000 बनाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। स्टॉक मार्केट में 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप यहाँ जल्दी अमीर हो सकते हैं। हाँ, जल्दी अकाउंट ज़ीरो हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। अगर आपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी तो 1 महीने से ज़्यादा आप इस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो जल्दी अमीर होने का ख्वाब लेके इस मार्केट में नहीं आना है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। मेरे जानने में कितने ट्रेडर्स ये गलती कर चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सीखने के लिए आप भी ये गलती करें। परफेक्ट टाइमिंग। मार्केट में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी सिखा दे, कोई परफेक्ट एंट्री या एग्जिट सिखा दे, कोई परफेक्ट सेटअप सिखा दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो परफेक्शन इन द मार्केट। मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक एनालिस्ट को सुनेंगे और उसकी वोकैबुलरी पे गौर करेंगे, उसके शब्दों के चयन पे गौर करेंगे, तो वो यही बोलेगा कि इस स्टॉक में ये XYZ फॉर्मेशन हो रहा है और ये 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक जा सकता है, संभावना है। तो मार्केट में सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है।
2+2 इज़ 4, ये इंडिया में भी है। 2+2 आप यूएस में जाके करेंगे, वहाँ पे भी मिलेगा। यूरोप में आप 2+2 करिएगा, वहाँ पे भी 4 ही मिलेगा। इनफैक्ट मार्स पे जाके भी आप 2+2 करिएगा तो वो 4 ही आएगा। ये सर्टेनिटी है। लेकिन ये XYZ स्टॉक 100 से 120 तक चला जाएगा, ये संभावना है। और संभावना और सर्टेनिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मार्केट में सिर्फ संभावनाएं होती हैं, हो सकता है ये आपके अगेंस्ट जाके आपको लॉस भी दे दे, तो इसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इजी मनी नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में बोला ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल बट इट्स नॉट ईजी, यानी बहुत सिंपल सा तरीका है। ये कुछ सेट चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आती है डिसिप्लिन। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखना पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको वो सारी चीज़ें करना पड़ेंगी जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर करता है। जब आप वो मेहनत करेंगे तो आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में आपको थोड़े से रिवॉर्ड्स दे सकता है। तो जो मैंने अभी आपको बातें कही हैं, इनको थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा और लिखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या सोचते थे और मैंने जो जो बातें बताई हैं इनमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन गलत फहमियों को अपनी डायरी में से हटा दीजिए और सिंपली डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू FM। कुकू FM, सुनो जो मन चाहे। किसी भी काम को करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस जब कभी भी डिस्टर्ब होगा, हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमें लेटर ऑन नुकसान दे दें। अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम हो सकता है कुछ ऐसे स्टेप्स मिस कर दें, कुछ ऐसे ट्रेड्स मिस कर दें जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। तो इन दोनों जगह हम देख रहे हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से या तो प्रॉफिट नहीं आया या लॉस हो गया। ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि अक्सर नए ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि उनको शुरू में प्रॉफिट हो जाता है और वो प्रॉफिट रैंडम होता है। उन्हें लगता है कि वो सीख गए हैं और वो रोज़ इस तरह से प्रॉफिट बना लेते हैं, इसलिए वो रैंडम पोजीशन साइज बढ़ाने लगते हैं, वो रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं, वो लॉस में देर तक रुके रहते हैं और वो सारे काम करते हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, या ये कहूँ ओवर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उन्हें नुकसान नहीं होगा, वो जो भी स्टेप लेंगे वो फ़ायदा ही देगा। जबकि हमें ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि हम रोज़ सही नहीं हो सकते। देयर विल बी डेज जब हमारे डिसीजंस गलत होंगे, देयर विल बी डेज जब हमारे ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट करेंगे, और ये वही दिन हो सकता है जिस दिन आपने अपनी पोजीशन साइज रैंडमली बढ़ा ली और स्टॉप लॉस नहीं लिया, और उस दिन आप गलत हुए और आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर आपको रेकलेस ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए या एक्सेसिव रिस्क लेने के लिए उकसाता है, जो कि अल्टीमेटली एक बड़े लॉस में बदल जाता है। एक ट्रेडर को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही चलना है, वरना लॉस होना तो तय है। ये बैलेंस डिस्टर्ब होने की एक वजह और है, और वो ये है कि एक नया ट्रेडर जब मार्केट में प्रॉफिट्स अर्न करता है और उसे लगने लगता है कि उससे सब आता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने ये प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स, अपने ये प्रॉफिट्स अपने दोस्तों में शेयर करने लगता है। आज मैंने मार्केट से इतना कमाया, आज मैंने मार्केट से इतना कमाया, और वो लगातार अपने जानने वालों से सिर्फ स्टॉक मार्केट की बातें करने लगता है, जिसकी वजह से जिन लोगों से वो ये प्रॉफिट्स शेयर कर रहा है या ये सब बातें शेयर कर रहा है, वो लोग उससे दोबारा भी पूछते हैं कि आज कितना प्रॉफिट कमाया, आज कैसे ट्रेडिंग करी। अब या तो उन लोगों से वो झूठ बोले, या फिर उस ट्रेडर के दिमाग में रहता है कि आज फिर अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, आज वो पूछेंगे कि ट्रेड कैसे किया, आज कितना प्रॉफिट बनाया, इसलिए अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मैं आज अच्छा ट्रेड लेता हूँ,
अच्छा प्रॉफिट अर्न करता हूँ और शाम को मैं उनसे इस प्रॉफिट को शेयर करूँगा तो मेरी बढ़ाई हो जाएगी। और इस वजह से ट्रेड सेटअप ना होते हुए भी या रैंडम ट्रेडिंग करके रिस्क मैनेजमेंट को किनारे रख के वो ट्रेडिंग कर लेता है और लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक ट्रेडर ने ट्रेड इसलिए नहीं लिया कि उसको उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई सेटअप मिल रहा था, उसने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि उसे दोस्तों को दिखाना था कि वो मार्केट से पैसा कितनी आसानी से कमा लेता है। उसने अपनी बैलेंस्ड अप्रोच को खुद डिस्टर्ब किया और इवेंचुअली लॉस कर लिया। यानी जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अक्सर हम ऐसे ट्रेड लेने लगते हैं जिसमें हम अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते या अपना पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम हैंडल नहीं कर पाते और इवेंचुअली लॉस कर लेते हैं। उसी तरह से अंडर कॉन्फिडेंस या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हमारी ट्रेडिंग में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए भी होता है कि एक ट्रेडर फ्रीक्वेंटली लॉसेस कर रहा है, इस वजह से उसे लगने लगता है कि वो जो भी ट्रेड लेगा उसमें लॉस हो जाएगा और वो सही ट्रेड भी इनिशिएट नहीं करता। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की एक वजह तो ये है कि हमको पता नहीं है कि चार्ट पे क्या हो रहा है, और दूसरी वजह यह है कि शुरू में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया और अब इतना लॉस कर लिया है कि अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारी एक बैलेंस्ड अप्रोच डिस्टर्ब हो रही है। मैं हमेशा ट्रेडर्स से कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग वैसे ही करिए जैसे साल भर करते हैं। आज का दिन कोई स्पेशल नहीं है और अपना नज़रिया दूर का रखिए और अपने ट्रेडिंग करियर के लिए दूर की सोच रखिए। यानी आज के 2 स्टॉप लॉसेस या इस हफ्ते के 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 5 साल बाद आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे होंगे। 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो सब आता है, मैं अच्छे ट्रेड्स ले सकता हूँ और लॉस कर लेते हैं। 2 स्टॉप लॉसेस के बाद हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसमें लॉस हो जाता है, इसलिए मैं अच्छे ट्रेड्स भी मिस कर देता हूँ। हमें ट्रेड वैसे लेना है जैसे साल भर लेते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अगर स्टॉप लॉस हो गया है मार्केट से एग्जिट करेंगे और अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। हम जिस भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमें ये नोटिस करना है कि क्या हम उसके सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी ये बात बोली है कि प्रॉफिट और लॉस आपकी ट्रेडिंग का बाय प्रोडक्ट है। यानी आपको फोकस प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं करना है, उस प्रोसेस पे करना है जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस का डिसीजन होता है। आप अगर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 5, 7, 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोजीशन साइज रैंडमली बढ़ा लें। इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस डिसिप्लिन को सही से फॉलो करना है। अगर आपके 2 से 4 स्टॉप लॉसेस हो गए हैं और इस डर से आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा लॉस हो जाए, तो आपको देखना है कि जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। उस गलती को हम ठीक करेंगे, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और उस सिस्टम के हिसाब से जब भी कोई दूसरा ट्रेड आएगा हम इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं। अगर हमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम पोजीशन साइज कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी पोजीशन साइज में ट्रेड करें जो हमेशा से करते थे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हम सेटअप सेम फॉलो करेंगे, बस पोजीशन साइज छोटी कर लेंगे। इससे हमारे माइंड को एक मैसेज जाता है, अगर हम इस ट्रेड में गलत भी होते हैं तो लॉस ज़्यादा नहीं है, छोटा सा लॉस है, लेकिन अगर सही हो जाएंगे तो प्रॉफिट भी छोटा ही होगा, लेकिन सेटअप पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप उसी पोजीशन साइज में ट्रेड करना चाह रहे हैं जिससे हमेशा करते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ट्रेड लेने की, और जब आप देख रहे होंगे कि आपने एनालिसिस तो सही करी थी, चीज़ ने अपना टारगेट हिट किया है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सही नहीं है। इसीलिए कम कॉन्फिडेंस होते हुए भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करिए और जितनी छोटी पोजीशन साइज हम यूज़ कर सकते हैं उतनी छोटी पोजीशन साइज में हम ट्रेड करें। आई होप हमने इस ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के टॉपिक को अच्छे से समझा। कोशिश करिए कि ट्रेडिंग में आप एक बैलेंस्ड और एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलें। आप ये कभी मत समझें कि अगर हमारे 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो 11वां और 12वां ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगा।
आप ये कभी मत सोचें कि अगर आपके 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस है तो तीसरे और चौथे ट्रेड में भी स्टॉप लॉस होगा। आपका काम है, आप जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं उसको आपको पूरी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। पिछले 13 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान उसके इमोशंस की वजह से होता है। हेलो, माय नेम इज़ अहमद अली खान। आप मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी टेक्निकल्स बाय एके को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ लाइव मार्केट में मेरे साथ ज्वाइन होके एनालिसिस कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे इमोशंस की बात करेंगे जिनकी वजह से एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फियर यानी डर। डर 2 वजह से होता है। पहली चीज़ है अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जब हमें पता नहीं होगा ये क्या होने वाला है या क्या हो सकता है तो अक्सर हमारे अंदर डर रहेगा, जिसकी वजह से हम कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक ट्रेड में हूँ, सडनली मुझे एक न्यूज़ सुनाई दी जो नेगेटिव थी। उस न्यूज़ का मेरे मार्केट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि चार्ट पे ये क्या हो रहा है, उस न्यूज़ की वजह से मेरे दिल में डर आया। मैंने गलत फैसला लेते हुए ट्रेड से एग्जिट कर दिया और बाद में मैंने देखा कि उस ट्रेड में तो प्रॉफिट हो रहा था। या फिर मैं एक ट्रेड में हूँ और ट्रेड मेरे प्राइस से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मैं डर गया और मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। या फिर मेरे कैपिटल लॉस का डर, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाए। एक ट्रेडर जिसको सामने होने वाली एक्टिविटीज़ चार्ट पे पता नहीं है, वो अक्सर ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो गलत फैसले ले लेता है। जब एक ट्रेडर चार्ट पे दिख रही चीज़ों के हिसाब से एनालिसिस करता है, डर की दूसरी वजह है हमें पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में हमें कितना लॉस हो सकता है। जब हमको हमारे लॉस की लिमिट नहीं पता है तो बट ऑब्वियस है हम डरेंगे। इसको टैकल करने के लिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आप कहां एग्जिट करेंगे, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होने लगे आपको फौरन एग्जिट करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कैपिटल को एक छोटा सा चंक का लॉस देके प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि आप फ्रेश माइंड से कोई दूसरा ट्रेड ले पाए। एक और इमोशन है जो ट्रेडर्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो है ग्रीड, लालच। लालच होना एक नेचुरल सी बात है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लालच होती है। अगर लालच नहीं होगी तो कोई भी आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा। लालच को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हम एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक करेंगे। कई बार मेरे पास लोग मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमने ट्रेड लिया था और मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता हूँ और वापस मुझे लॉस हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कितने प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं? तो अक्सर जो जवाब मुझे मिलता है वो मुझे इतना हास्यास्पद लगता है, मुझे इतनी हंसी आती है कि 100 रुपये की चीज़ आदमी खरीद के एक्सपेक्ट करता है कि वो 500 रुपये की हो जाए। 450 रुपीज़ तक भी वो चीज़ जा रही होती है तो उसको नहीं बेचता है और वापस उसको लॉस देके जाती है वो चीज़। तो आपको एक लिमिट बनानी है कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो जैसे एक लिमिट मैंने बनाई कि लॉस हो रहा है तो मैं कहाँ एग्जिट करूँगा, वैसे ही मुझे एक लिमिट बनानी होगी कि जब मैं प्रॉफिट में हूँ तो मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है। याद रखिए, लॉस बुक करने का डिसिप्लिन और प्रॉफिट बुक करने का डिसिप्लिन लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे ज़रूर आएगी। याद रखिए, कभी भी अनरीजनेबल प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एक लिमिट बनाइए और उस लिमिट के हिसाब से काम करिए। ये 2 टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, फियर और ग्रीड, अगर इनके ऊपर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एक तीसरी चीज़ और आएगी, उसे हम कहते हैं रिग्रेट। आप डर की वजह से एक ट्रेड से एग्जिट हो गए और फिर वही ट्रेड आपके टारगेट पे आपको दिखाई दिया। अब आपको रिग्रेट होगा, आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, लालच की वजह से आप और रुके रहे, फिर वही ट्रेड वापस आपके लेवल पे आ गया या आपके लेवल से नीचे भी चला गया और लॉस दे गया। अब आएगा रिग्रेट।
तो इस रिग्रेट की वजह से क्या होगा, फियर क्यों होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमने डिस्कस किया। ग्रीड क्यों होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमने डिस्कस किया। इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिग्रेट होगा। रिग्रेट की वजह से क्या होगा, आपने एक ट्रेड लिया था, फियर की वजह से उससे एग्जिट कर गए, वो फिर टारगेट पे चला गया। ये रिग्रेट आपके अंदर फोमो क्रिएट करेगी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया था, अब ये और ऊपर चला जाएगा, तो मैंने उस लेवल पर ट्रेड फिर से बाय कर लिया जो टारगेट बुकिंग लेवल था, और वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, और अब मैं लॉस में हूँ। यानी फियर की वजह से जल्दी निकल गए, और फियर की वजह से बाद में जो रिग्रेट हुआ उसकी वजह से गलत एंट्री कर ली। दूसरी चीज़, ग्रीड की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापस आके उसने मुझे लॉस दिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अगला ट्रेड मैंने लिया वो मेरे प्राइस से ज़रा सा ऊपर गया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। यानी जिस ट्रेड में मैं 100 रुपीज़ का टारगेट रख सकता था वहाँ मैंने 20 रुपीज़ बुक किए, क्योंकि पिछली गलती ग्रीड की जो मैंने करी उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। अब मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 20 रुपये का प्रॉफिट भी चला जाएगा, और मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। बाद में वही ट्रेड मुझे 100 रुपये पे दिख रहा है, फिर मुझे रिग्रेट हुआ और फिर मैंने गलत ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो फियर, इसको कंट्रोल कीजिए, ग्रीड, इसको कंट्रोल करिए। इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो तीसरी चीज़ आएगी जिसे हम कहते हैं रिग्रेट। फियर, ग्रीड, रिग्रेट। इसके बाद एक चौथा इमोशन आता है जिसे हम कहते हैं होप, उम्मीद। होप होना, उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। कहीं कहीं के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 500 रुपीज़ पे कोई शेयर परचेज करते हैं, और जब वो शेयर उनके प्राइस से नीचे जाता है या वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तब भी वो वेट कर रहे होते हैं इस होप में कि प्राइस वापस जाएगा उनके लेवल्स तक, और वो महीनों बैठे रहते हैं। इतने दिन इस होप में बैठने की वजह से नुकसान क्या हुआ, आपका फंड ब्लॉक है, आप कोई दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते, और आपका माइंड भी ब्लॉक है क्योंकि आपका दिमाग उसी ट्रेड में लगा हुआ है। जबकि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपना स्टॉप लॉस या लॉस बुकिंग लेवल डिसाइड कर लिया होता, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस हो जाए आप एग्जिट कर गए होते, तो आपका फंड भी फ्री रहता, आपका माइंड भी फ्री रहता, और आप कोई दूसरा ट्रेड लेने के लिए भी आज़ाद होते। आप फ्रेश माइंड से कोई दूसरा ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ माइंड का नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ, और पैसे का भी नुकसान हुआ, और इन सब के साथ साथ आपके माइंडसेट भी खराब हुआ। याद रखिए, अच्छा ट्रेडर कभी भी होप के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करता। उसका लॉस का लेवल क्रॉस हो रहा है, वो ट्रेड एग्जिट कर जाएगा। वो होप नहीं रखेगा कि शायद यहाँ से मार्केट पलट जाए, नहीं, वो ट्रेड से एग्जिट करेगा और फिर फ्रेश माइंड से वो कोई दूसरा ट्रेड लेने की सोचेगा। तो हमने इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फियर क्यों होता है और उसके ऊपर काम करना है, ग्रीड, इसको हमें लिमिट में रखना है, रिग्रेट, मार्केट में कभी नहीं करना है। अगर ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, ट्रेड से एग्जिट कर गए थे उसके बाद टारगेट दिख रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट आपको फिर मौका देगा। रिग्रेट के बाद अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो वो आपके माइंडसेट के लिए ठीक नहीं है। और चौथी चीज़, होप। उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन होप ट्रेडिंग आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। और मेरे टीचर मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर कोई आदमी होप ट्रेडिंग कर रहा है तो ही इज़ होपलेस, उसका मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। बट आई एम श्योर हम इन चारों इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, और अगले एपिसोड में हम डिस्ट्रैक्शंस और फोकस के ऊपर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। फोकस और डिस्ट्रैक्शन, ये ट्रेडिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। जब एक ट्रेडर फोकस्ड होता है तो वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट कर सकता है और क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजंस ले पाता है। फोकस ट्रेडर को बेटर डिसीजंस और कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड करने में भी बहुत हेल्प करता है। वहीं पे अगर एक ट्रेडर डिस्ट्रैक्टेड है तो बहुत संभव है कि वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकता है या इम्पॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मिस कर सकता है। इस एपिसोड में
हम फोकस और डिस्ट्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को जानता हूँ जो ट्रेडिंग आवर्स में अपने जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग करते करते ट्रेड इनिशिएट करते हैं और प्रॉफिट्स भी बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या हर ट्रेडर ये कर सकता है, स्पेशली वो जो नया हो? नहीं, हर ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता। और जो ऐसा कर पा रहे हैं उन्होंने भी इस मार्केट को एक ड्यू टाइम दिया है, उन्होंने इस मार्केट में एक टाइम स्पेंड किया है, इतना एक्सपीरियंस लिया है कि वो ऐसे क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं या अभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, जिसमें पहली चीज़ आती है और दूसरे काम। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, उस टाइम आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करते। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, आप रोड पे फोकस करते हैं। आप उस टाइम अपने फ़ोन में फेसबुक चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे होंगे तो बहुत संभव है कि आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। मैंने ये बात नोटिस की है कि बहुत से ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बहुत कैजुअली या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी थोड़ा सा वक्त मिलेगा वो अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बैठेंगे और पैसा बना लेंगे। ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आप बैठे इत्तेफाक से उस टाइम पे आपको कुछ सेटअप मिल गया, आपने पैसा बना लिया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। ट्रेडिंग एक सीरियस चीज़ है। हाँ, इसे आप पार्ट टाइम ज़रूर कर सकते हैं और शुरू में पार्ट टाइम करने के लिए सजेस्ट भी किया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग जब भी करिए, जितनी देर भी करिए, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर सिस्टम। बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के बीच में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऑफिस में बता भी नहीं सकते कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए जब भी उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है वो ट्रेड करना चाहते हैं। उसमें भी उनको डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले, कोई सीनियर देख के उनको टोक ना दे, इसलिए वो थोड़े से स्ट्रेस में भी रहते हैं। इस तरह का स्ट्रेस उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। या उनको अगर 15, 20, 30 मिनट्स का एक विंडो मिलता है जिसमें वो ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उनको इस बात का स्ट्रेस रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 30 मिनट्स में अगर हमें ट्रेड नहीं मिला तो क्या होगा। या फिर अगर किसी को 15-30 मिनट्स का एक विंडो मिला है जिसमें वो ट्रेड कर सकता है, तो वो इस स्ट्रेस में रहता है कि कहीं ये 15-30 मिनट्स वेस्ट ना हो जाएं और हमें ट्रेड ना मिले, तो वो ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेट करता है और अनरीजनेबल ट्रेड्स लेने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो फोमो का शिकार हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि ये ज़रूर बोला गया है कि एक डेडिकेटेड टाइम रखिए जिसमें आप ट्रेड करेंगे। वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप ट्रेड कर रहे हों, इस डेडिकेटेड टाइम के अंदर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अपने माइंड को ये बताइए कि अगर इस आधे घंटे में, इस 1 घंटे में जो हमने डेडिकेट किया है ट्रेडिंग के लिए, हमें ट्रेड नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। हो सकता है आपको इस 1 घंटे में ट्रेड मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मैं 9 o'clock से अपने YouTube लाइव को स्टार्ट करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:19 तक हम प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और हमको 1 PM या 2 PM के आसपास कोई ट्रेड मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप चाहें तब आपको कोई ट्रेड मिले। तो अगर आपके 2 घंटे, 1 घंटे या 30 मिनट्स की विंडो में ट्रेड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो डिसहार्टन नहीं होना है और ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना रिस्क कम कर सकते हो उतना अच्छा है। हमारी पहले जिम्मेदारी है हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करना। ट्रेड मिल जाएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड नहीं मिलेगा इट्स परफेक्टली फाइन, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपने ऑफिस में हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनको आप बताते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। आप फ्रेंड्स के कॉल रिसीव नहीं करते, उनको रिप्लाई कर देते हैं कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यही चीज़ हमें ट्रेडिंग में भी रखनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। आप अपनी फैमिली को भी बताइए कि आप ऑक्यूपाइड हैं, हम बाद में बात करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए आप ऑक्यूपाइड हैं, हम बाद में बात करेंगे।
जब आप अपनी ट्रेडिंग को सीरियसली लेंगे तो ही दूसरे लोग भी आपको सीरियसली लेंगे। जब वो देखेंगे कि आप भी अपनी ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि आप अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। एक और बात, जिस तरह से ड्राइविंग करते वक्त आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या और कोई सोशल मीडिया चेक नहीं करते, उसी तरह से ट्रेडिंग के वक्त भी आपको ये नहीं करना है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करना है, फिर फेसबुक पे ब्राउजिंग नहीं होनी है, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक नहीं होंगे, हम किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई या किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप सोच रहे हैं कि चलो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ उसके बाद कर लूँगा, तो ऐसा मत करिए। पहले उस इम्पॉर्टेंट काम को फिनिश कर लीजिए, क्योंकि जब एक बार आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे या सिस्टम पे एनालिसिस के लिए बैठ जाएंगे, आपके बैक ऑफ द हेड ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग जल्दी से ख़त्म कर लूँ क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट काम भी करना है। आप पहले उस काम को ख़त्म करें, उसके बाद फ्री माइंड से आप ट्रेडिंग करने के लिए सिस्टम पे बैठेंगे। एक और डिस्ट्रैक्शन जो ट्रेडर्स फेस करते हैं वो है न्यूज़। लोग न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग टिप्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई कुछ बोल देता है कि मार्केट के बारे में, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके एनालिसिस गलत है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, ट्रेड व्हाट यू सी ऑन योर चार्ट्स। अगर चार्ट पे दिख रहा है कि बाइंग है और कोई न्यूज़ सेलिंग की आ रही है तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उस न्यूज़ का असर चार्ट पे नहीं दिख रहा है तब तक आप बिल्कुल सही हैं। कभी भी अपने आप को रैंडम चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। तो डिस्ट्रैक्शन के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसमें है कि हम जिस टाइम ट्रेड करेंगे, जिस भी विंडो में ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर विंडो में हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन, हम परेशान नहीं होंगे, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और फैमिली फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। जिस वक्त हम ट्रेडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे, न्यूज़ चैनल्स अवॉइड करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। जिस टाइम हम ट्रेडिंग करने अपने सिस्टम पे बैठे हैं, हमारे सिस्टम पे ट्रेडिंग के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्राउज़र में आपके फेसबुक खुला है, एक ब्राउज़र में आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, एक ब्राउज़र में आप ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं और उनका रिप्लाई कर रहे हैं। ट्रेडिंग के टाइम पे आप अपने स्क्रीन पे सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड मटेरियल को रखेंगे। अब बात आती है कि हमें फोकस कहाँ करना है। फोकस ट्रेडिंग में बहुत एसेंशियल है। आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उसके एंट्री और एग्जिट ट्रिगर्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस एक्स स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, पहले देंगे। दूसरी चीज़, मार्केट को आप थोड़ा टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए, सिस्टम पे बैठे और ट्रेड इनिशिएट करना शुरू कर दिया। आप जब भी अपने सिस्टम पे बैठेंगे आप मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, आज ओपन कहाँ हुआ है, कल का हाई क्या था, कल का लो क्या था, आज सुबह से मार्केट ओपन होने के बाद हमारा हाई क्या हुआ है, लो क्या बना है, अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, इस वक्त मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट के और कंपोनेंट्स इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं। ये सारा डेटा आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। अगर इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड बनता है तो हम बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन अगर ट्रेड नहीं बनता है तो हम कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ट्रेडर क्या कर रहा है, वो किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा है, आज उसने क्या क्या ट्रेड लिए और आज उसने कितना प्रॉफिट बनाया। इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई ट्रेडर क्या कर रहा है ये उसका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है और ये उसकी स्ट्रैटेजी है। आप क्या कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि यहीं से रिजल्ट्स निकलेंगे। तो फोकस को अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारा ट्रेडिंग प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए। हम सिस्टम पे बैठें तो हमें पहले डेटा प्रोसेस करना है और ट्रेड इनिशिएट करने की कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। और दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सोल फोकस हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और हमारे डेटा एनालिसिस पे होना चाहिए। ये बात सच है कि फोकस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट
अगर आप इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं, होपफुली इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कर पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। अगले एपिसोड में हमारा डिस्कशन वेस्टिंग ऑफ स्क्रीन टाइम पे होगा। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। एक सवाल या एक चैलेंज जो मुझसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं वो ये होता है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये सेटअप सेलिंग का है, बट फिर भी हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाते और वो ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाता है, या फिर जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तब मार्केट वापस आने लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? ये चैलेंज जिसकी बात मैंने अभी करी है, इसे हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस या ओवर एनालिसिस। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रेडर लॉस से डरता है, तो वो इतने ज़्यादा कंफर्मेशन ढूंढता है, ये चीज़ भी चेक कर लें, ये इंडिकेटर भी चेक कर लें, इस लेवल को भी क्रॉस हो जाने दें, कि इतने एनालिसिस के बाद या तो ट्रेड उसके हाथ से निकल जाता है या इतना लेट एंट्री करता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता है और वो ट्रैप्ड फील करता है। ये ओवर एनालिसिस हमारी ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। साथ ही साथ इसकी वजह से हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी करते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डेटा इनपुट कर लेते हैं कि फिर उसको प्रोसेस करके हम ट्रेड ही इनिशिएट नहीं कर पाते। ये बात मैंने अक्सर नए ट्रेडर्स में देखी है कि वो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। एक ही स्टॉक को वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 डे के चार्ट पे फ्रीक्वेंटली चेंज करके चेक करने लगते हैं। बेसिकली होता ये है, इसका रीज़न ये है कि हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लॉस का डर है, हमें डर लगता है कहीं हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें और हम गलत ना हो जाएं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। इसकी वजह से एक इशू और आता है और वो इशू होता है फोमो। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हम जब फोमो के शिकार हो जाते हैं, यानी हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें और उसकी वजह से एक अच्छा प्रॉफिट निकल जाए, तो स्क्रीन पर कुछ दिख भी ना रहा हो तब भी हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर करूं तो आप याद करिए, बचपन में हम लोग आसमान की तरफ बादलों को देखते थे और कहते थे देखो उस बादल में हाथी बन रहा है, उस बादल में घोड़ा बन रहा है। याद है आपको ये बात? तो क्या वाकई उस बादल में घोड़ा बन रहा होता था या हाथी बन रहा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो देखना चाहते हैं वो हमें दिख जाता है। वही चीज़ मार्केट में भी है। हम ट्रेड लेने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि हम ज़बरदस्ती सेटअप्स को ढूंढ लेते हैं। हम ज़बरदस्ती ये बायस बना लेते हैं कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जाएगा, और उसकी वजह से हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे बार बार चार्ट्स को चेंज करते हैं, ओवर एनालिसिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कह रहा है कि मुझे बाइंग करनी है। तो हम वो छोटे छोटे कॉन्फर्मेशंस ढूंढते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है हम बाइंग कर सकते हैं, और हमें जैसे ही वो एक ट्रिगर मिलता है, या तो हम गलत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं या हम बाइंग पे इतना फोकस कर रहे थे जबकि सेटअप सेलिंग का बन रहा था और हम सेलिंग ट्रेड मिस कर गए, या हम सेलिंग की तरफ इतना फोकस कर रहे थे और हम सेलिंग सेटअप्स ढूंढ रहे थे जबकि सेटअप बाइंग का था और हमने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसके बाद हम रिग्रेट का शिकार होते हैं और फिर जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लेते हैं। इस सब का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हर चीज़ आप नहीं सीख सकते। मार्केट में एक ही लेवल पर ट्रेड करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट। एक ही लेवल पर ट्रेड करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं। आपका काम है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहना है। उसके हिसाब से अगर बाइंग बन रही है तो हम बाइंग करेंगे, उसके हिसाब से सेलिंग बन रही है तो हम सेलिंग करेंगे, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, ट्रेडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड करते रहें। ट्रेडर होने का मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समटाइम्स नो पोजिशन इज ऑल्सो अ पोजिशन। दूसरी चीज, आपको अपने माइंड को ये बात बतानी है कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। ये जो हमारे अंदर डर रहता है कि कहीं मैं गलत हो गया, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशंस का वेट करते हैं और ट्रेड्स मिस कर देते हैं। आप अपने माइंड को ये बात बताइए कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। देयर आर टाइम्स जब आप गलत होंगे और आप लॉस भी बुक करेंगे। हाँ,
वो लॉस बुक करना आपके हाथ में है कि कितना लॉस बुक करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट आपकी मर्जी के बिना और आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको लॉस नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटीज़ कम होती हैं। कभी कभी लॉस होगा, और जब वो लॉस होगा तो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया था और उस स्टॉप लॉस के लेवल क्रॉस होने पर आप एग्जिट भी कर गए। यानी पहले आपने ट्रेड तब लिया जब आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट ने कोई सेटअप बनाया, तो वो ट्रेड आपकी मर्जी का था। दूसरी चीज़, आपकी लिमिट से ज़्यादा लॉस मार्केट आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं। आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं बस आपको उसके पैरामीटर्स पे फोकस रहना चाहिए। मेरे यूट्यूब लाइव में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, और उसी टाइम कोई मुझसे कहता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, तो मैं उनको एक सिंपल जवाब देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग आए, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे यहाँ बाइंग दिख रही है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मेरे हिसाब से बाइंग है, अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरा एक स्टॉप लॉस लिमिटेड है, मैं वो एग्जीक्यूट करके ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा और मैं ये मान लूंगा कि मैं आज गलत था। लेकिन अगर मैं इस छोटी सी बात पे कि किसी ने मुझसे बोल दिया कि नहीं यहाँ से सेलिंग है, मैं अपने ट्रेड से अपनी एनालिसिस को क्वेश्चन करने लगूं, ये मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक करना है, उसके हिसाब से अगर बाइंग या सेलिंग बन रही है हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम एक स्ट्रैटेजी में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को मिक्स नहीं करेंगे कि हम ये भी देख लें, ये भी देख लें और इंटरनेशनल मार्केट भी देख लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। स्क्रीन टाइम वेस्ट करने के लिए एक काम और जो लोग करते हैं वो ये है कि रात में इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपका मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है, या अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो रात में आपका मार्केट 11:30 या 12 बजे क्लोज हो जाता है। अब रात में 2 बजे उठ के अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देख रहे हैं, यूएस मार्केट को देख रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ दिखेगा भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपका मार्केट का टाइम जब क्लोज हो गया, अब आपको सिस्टम की तरफ नहीं देखना है। अगले दिन मार्केट ओपन होने से आधा घंटा पहले आप बिल्कुल देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपने मार्केट में लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई कि रात भर में जो भी हुआ, अभी करंटली हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं हमारी ओपनिंग उसके हिसाब से होगी, तो हम अभी की ओपनिंग के हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करेंगे और उन पे ट्रेड करेंगे। ये रात भर अगर हम एनालिसिस करने लगेंगे, इसका नुकसान ये है कि हम अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और हम स्ट्रेस ले रहे हैं। जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और हम कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और थकान और स्ट्रेस की वजह से हम कुछ गलत ट्रेड्स भी ले सकते हैं या कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेंगे। तो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एक स्ट्रैटेजी जिसको आप फॉलो करते हैं उसके सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है। दूसरी चीज़, आपके माइंड इस बात पे कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप हर बार सही नहीं होंगे, आप गलत हो सकते हैं, और जब आप गलत होंगे तो आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाएंगे। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मार्केट में कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है। होली ग्रेल स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी जिसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, आपको लॉस होगा। देयर इज नो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। आप अपने लॉस को लिमिट जरूर कर सकते हैं, तो इस बात से कंफर्टेबल रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। तो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओवर एनालिसिस नहीं करना है कि हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं या मार्केट क्लोज होने के बाद भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड करेंगे। ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से नुकसान जो मैंने बताया है वो होगा, आपकी हेल्थ का भी, माइंड का भी और ट्रेडिंग का भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडियन इक्विटीज़ में ट्रेड करता हूं। मैं 3:30 के बाद अपने स्क्रीन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, शाम को मैं एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसके लिए मैं आधा घंटा स्क्रीन पे बैठ जाता हूं, मैं लेवल्स ड्रॉ करके उसको पोस्ट कर देता हूं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं 8:45 के अराउंड अपने सिस्टम पे बैठूंगा और लेवल्स ड्रॉ करूंगा।
उससे पहले मैं मार्केट की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रात में यूएस मार्केट क्या कर रहा है, यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है। जो कुछ भी करेगा सुबह मुझे दिख जाएगा। मैं उसके लिए अपनी नींद ख़राब नहीं करूँगा या अपनी फैमिली का टाइम कट नहीं करूँगा। मैं सुबह आके सिस्टम पे बैठूंगा और लेवल्स ड्रॉ करूँगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि स्क्रीन टाइम का वेस्ट क्या होता है, ओवर एनालिसिस क्या होता है और एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है। आई होप आप इस चीज़ को सही करेंगे और कुछ अच्छे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। हमारा कैरेक्टर हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। एक ट्रेडर की पर्सनैलिटी, उसकी वैल्यूज़, उसकी आदतें, उसकी ट्रेडिंग की तरफ अप्रोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक ट्रेडर जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता या ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो बहुत कंजर्वेटिव डिसीजंस लेगा। यानी वो ऐसे ट्रेड्स लेगा जिनमें लॉस कम है, इनफैक्ट प्रॉफिट भी कम है। वहीं पे एक ट्रेडर जो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो ऐसे ट्रेड्स भी लेना पसंद करेगा जिसमें रिस्क तो ज़्यादा है, वहीं पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ एक ट्रेडर की इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड भी उसकी ट्रेडिंग पर बहुत फ़र्क डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रेडर है जो थोड़ा सा उलझन में है, थोड़ी सी टेंशन में है, थोड़ा स्ट्रेस है, तो बहुत संभव है कि वो कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले, कुछ बेतुके ट्रेड ले ले जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। वहीं पर एक ट्रेडर है जो बहुत रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। यानी हम माइंड में जो भी चल रहा होता है वो हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगे कि आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं तो ट्रेडिंग डिसीजन ना लें तो अच्छा है। पहले अपनी उलझन का इलाज कर लें, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा कैरेक्टर भी हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अप्रोच को इन्फ्लुएंस करती हैं या डिटरमाइन करती हैं। हम प्रॉफिट होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लॉस होने पर किस तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले अगले ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। गुड कैरेक्टर ट्रेड्स जैसे कि डिसिप्लिन, पेशेंस, अपनी गलतियों से सीखना, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिंग गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ की ट्रैक पर रखती हैं। जबकि एक बैड कैरेक्टर ट्रेड्स जैसे कि इम्पल्सिवनेस, लालच, ग्रीड, डर, ये हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान से आत्ममंथन करना है या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से या अपने लाइव सेशन में डिस्कस करता हूँ कि आप ये पता करिए कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं तो ठीक है, आप बेटर ट्रेड्स ले सकते हैं। बट कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपके अंदर रिवेंजफुल नेचर है, आपके अंदर बदले की भावना रहती है, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार हो सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? हमें किसी ट्रेड में लॉस हो गया, अब हम गुस्से में आ गए और हम मार्केट से बदले की भावना से ट्रेड लेते हैं कि हमें हमारा जो लॉस हुआ है वो पैसा वापस चाहिए। जब हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स हम और नुकसान के शिकार होते हैं। वहीं पे अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, आप जल्दबाजी में ट्रेड कर सकते हैं, या हो सकता है आप अपने लेवल्स का वेट भी ना करें और आप ट्रेड्स इनिशिएट कर दें। यानी इसे इम्पल्सिव ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप कुछ बेतुके लॉसेस बेयर करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप इगोइस्टिक हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेने में बहुत दिक्कत होगी। स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब है कि हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ, मेरा ट्रेड गलत था, मार्केट सही था और मैं उस गलती के एवज ये छोटा सा लॉस दक्षिणा के तौर पे मार्केट को दे रहा हूँ
और मैं इस ट्रेड से बाहर जा रहा हूँ। यानी मैंने ये मान लिया कि मैं गलत था, मार्केट सही था। लेकिन अगर कोई इगोइस्टिक आदमी है तो उसके मन में ये बात रहेगी कि मैं तो गलत हो नहीं सकता, मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा। इसकी वजह से वो लॉस की लिमिट निकलने के बाद भी ट्रेड में बना रहता है। जिस ट्रेड में वो 8-10 रुपए 20 रुपए के लॉस में एग्जिट कर सकता था, अपनी ईगो की वजह से वो उस ट्रेड में बना रहता है, और जहाँ 8-10 रुपए का लॉस हो रहा था वहीं अब 80-100 रुपए का लॉस हो रहा है, और उसे फिर मजबूरी में एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस वो हैंडल कर नहीं सकता। तो एक छोटी सी ईगो की वजह से 10 रुपए के बजाय हमने 100 रुपए का लॉस बुक किया। वहीं पे अगर हमने थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया होता और मार्केट को सुपीरियर मानते हुए अपनी गलती मान ली होती, 10 रुपए का लॉस देके एग्जिट कर गए होते, तो बहुत मुमकिन है कि हम आगे फ्रेश माइंड से कोई ट्रेड लेते, वो 10 रुपए भी कवर हो जाते और अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाते। सिर्फ ईगो की वजह से हमने 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नुकसान किया और अकाउंट भी खराब कर लिया। अगर कोई इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो भी ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो सकता है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम गुस्से में आ गए और उस गुस्से की वजह से हमने मल्टीपल ट्रेड्स अटेम्प्ट किए और फिर से लॉस उठा लिया। आप हमेशा देखेंगे, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखिए, जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप एक बात नोटिस करिएगा, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उसमें ये सारी गलतियाँ, ये सारे ट्रेड्स नहीं पाए जाते। वो इगोइस्टिक भी नहीं होता, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं होता, उसके अंदर बदले की भावना भी नहीं होती। आप देखिएगा, सक्सेसफुल ट्रेडर्स बहुत हम्बल होते हैं। वो हम्बल हमेशा से शायद नहीं थे, लेकिन इस मार्केट की एक बहुत खास बात है, अगर आप शुरू में थोड़ी मेहनत करें और थोड़े डिसिप्लिन से इसमें ट्रेड करें, तो लॉन्ग रन में ये आपका कैरेक्टर बिल्ड भी कर देता है। यानी शुरू में आपका कैरेक्टर आपकी ट्रेडिंग में झलकता है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें, तो यही मार्केट लॉन्ग रन में आपका कैरेक्टर डेवलप भी करती है। तो अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, घर पे भी अगर कोई बच्चा कुछ बोल दे आप गुस्से में आ जाते हैं, आपको अपने पार्टनर की कोई बात पसंद ना आए आप गुस्सा हो जाते हैं, तो याद रखिए, वो घर की बात नहीं है, ये गुस्सा आगे चल के आपकी ट्रेडिंग पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो घर के अंदर भी अपने दोस्तों के साथ भी आप वैसे ही बिहेव करिए जैसा डिसिप्लिन बिहेवियर आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। यानी घर में अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई तो मुस्कुरा के जाने दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि यहाँ गुस्सा करेंगे, इसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे पड़ेगा। तो बताइए, यहाँ 2 मिनट का गुस्सा बेटर है या वहाँ 10,000 का नुकसान? आप खुद ही कहेंगे। गुस्सा नहीं करते हैं, आगे 10,000 का नुकसान भी बचा लेंगे। दोस्तों के बीच रहते हैं, हंसी खुशी से रहिए, किसी की बात बुरी लग जाए इग्नोर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग पे असर डालती हैं। किसी के लिए कोई बदले की भावना अपने दिल में मत रखिए, ये आपके दिल के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है, और नेगेटिविटी के साथ ट्रेडिंग नहीं हो सकती। हर चीज़ को इस नज़रिए से देखिए कि क्या मेरा ये एटीट्यूड मेरी ट्रेडिंग पे असर डाल सकता है, और यकीन मानिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपके माइंड में जा रही है, उसका आउटपुट आपकी ट्रेडिंग पर आज नहीं तो कल पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि अपने माइंड में अच्छी चीज़ों का इनपुट करें, और आप भी जब अपने आसपास लोगों से मिलें तो पॉजिटिविटी दिया करें। अगर कोई सामने से आके आपसे कोई नेगेटिव बात बोल भी रहा है तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि उसकी वो नेगेटिव बात आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए आपकी ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपका पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और इस बात को इसी सेंस में सोचिए कि हमें नेगेटिविटी रखना ही नहीं है अपनी लाइफ में। आप देखिएगा कि ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में करते हैं, तो लॉन्ग रन में अच्छी ट्रेडिंग के साथ साथ आपके घर का माहौल कितना पॉजिटिव रहेगा, ये आप खुद नोटिस करेंगे। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग भी नोटिस करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी था, मेरे अंदर बदले की भावना भी रहती थी, मैं एक ईगोइस्टिक इंसान भी था, और आप वो सारे नेगेटिव ट्रेट्स जो सोच सकते हैं वो मेरे अंदर थे।
लेकिन मैंने धीरे धीरे इनके ऊपर काम करना शुरू किया। अगर आज मेरे लाइव में भी मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मैं मुस्कुरा के उसको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बोलने या ना बोलने से मेरी ट्रेडिंग पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो बोल के चला जाएगा, नुकसान मुझे बेयर करना है। तो अगर कोई कुछ बोल भी रहा है उसको जाने दीजिए। आप हंसी खुशी पॉजिटिव माइंड से ट्रेडिंग करिए। इससे आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ, आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी हरा भरा रहेगा। सो आई होप आप इन छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और हम लोग अगले एपिसोड में लॉस की रिकवरी पर भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। ऑडियो बुक एम्पोरियम। बस ये ट्रेड ले लेता हूँ और इससे मेरा पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। यही एक थॉट मैक्सिमम ट्रेडर्स के नुकसान की वजह है। ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी, इसमें बहुत रिस्क है और ट्रेडिंग में सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना होगा। किसी भी नई स्ट्रैटेजी को कंसिडर करने से पहले उस स्ट्रैटेजी में जो रिस्क इन्वॉल्व है आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ उस स्ट्रैटेजी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, आपके पास वो सारे साधन होना चाहिए। तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। एक ट्रेड लेने के बाद आप डिसाइड नहीं करेंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से चेक की जाए। आपके पास वो रिसोर्स पहले से होना चाहिए और आप उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसी के साथ उस स्ट्रैटेजी में जो पोटेंशियल रिस्क है उसका लेवल क्या होगा, और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद अगर आपके प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं उसमें रिवॉर्ड क्या है, इसको भी आप कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 के लेवल पर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि 90 रुपीज़ के पास मेरा एसएल है, और अगर ऊपर भी जाते हैं प्रॉफिट में तो मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है। आपके पास पोटेंशियल लॉसेस का, यानी आगे आने वाले लॉसेस को टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पहले से प्लान होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो मार्केट में नए हैं उनके लॉस की वजह ये है कि वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और उनका सारा फोकस इस बात पे रहता है कि अपने लॉस को कैसे रिकवर करें। मेरे पास अक्सर लाइव में क्वेरीज आती हैं, सुबह 2000 का लॉस हो गया था, इसको रिकवर करवा दीजिए। मेरा 70,000 का लॉस है अब तक का, इसको रिकवर कैसे करूं? मेरा 2 लाख का लॉस है, क्या मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा? देखिए, लॉस को आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत संभव है कि आपको और नुकसान हो सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 ट्रेडर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों ही ट्रेडर एक ही लेवल पर ट्रेड लेने जा रहे हैं। मिस्टर ए ये देख रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो 10 रुपये नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है, ऊपर मूव करने की जगह बहुत अच्छी है, ये लेवल बहुत अच्छा है, मैं जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। वहीं पर मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपने पिछले ट्रेड का लॉस रिकवर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे रुक के आपसे पूछता हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों में ज़्यादा अच्छा माइंडसेट किसका है, ज़्यादा अच्छी साइकोलॉजी किसकी है? तो हर आदमी कहेगा मिस्टर ए। क्यों? मिस्टर बी भी तो वहीं पे ट्रेड ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस माइंडसेट का है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपका माइंडसेट ट्रेडिंग में किस तरह काम करता है, सारी ट्रेडिंग इस बात पर निर्भर करती है। मिस्टर ए ज़्यादा बेटर माइंडसेट के मालिक हैं क्योंकि वो ट्रेड उनकी ट्रेडिंग पैरामीटर्स के अंदर उतरता है। जो फ्रेम वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो फॉर्मेट वो यूज़ करते हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसलिए वो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी रेडी हैं कि अगर मैं यहाँ से गलत होता भी हूँ तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। यानी उनका माइंडसेट एकदम स्टेबल है। अगर लॉस होगा तो भी वो आराम से एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी वो अपने पोटेंशियल लेवल पर टारगेट बुक करना चाहेंगे। उनके माइंडसेट में कोई इनडिसाइसिवनेस नहीं है।
वहीं अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं तो मिस्टर बी के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है और वो ये है कि मैं अपने लॉस को रिकवर कैसे करूं। जब वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वो बाकी पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करेंगे, और अगर ट्रेड उनके बाइंग लेवल से ज़रा सा नीचे भी जाता है या बाइंग लेवल के आसपास वो ज़रा सा फ्लक्चुएट भी होता है तो उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे और बहुत संभव है कि वो कोई गलत कदम उठा लें जिससे या तो बहुत छोटे से प्रॉफिट में वो निकल जाएंगे या फिर लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस का डिफरेंस था, लेवल सेम था, अमाउंट सेम था, सब कुछ एक जैसा ही था, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस डिफाइन कर रहा था कि किसका माइंडसेट स्ट्रांग और किसका माइंडसेट वीक है। ट्रेडिंग में अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं रखते हैं और डिसिप्लिन से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत संभव है कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले बट उसे आप होल्ड नहीं कर पाएंगे ऑन अ लॉन्गर रन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हों पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने लॉसेस को कट करना शुरू करिए। ऐसा मैं पर्सनली भी करता हूँ। किसी दिन अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मैं उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ और यही मैं लोगों को भी कहता हूँ। 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तीसरा ट्रेड लेना आपके अकाउंट के लिए सुसाइड के समान है। आप जैसे ही तीसरा ट्रेड लेना चाहेंगे, ट्रेड लेने से पहले आपको लगेगा कि इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, और जैसे ही आप ट्रेड इनिशिएट कर देंगे आपके दिमाग में बात चलने लगेगी कि कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, और जैसे ही ये थॉट आपके दिमाग में आया आपका ट्रेड वहीं पे ख़राब हो चुका है। आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं। हमेशा याद रखिए कि आपको प्रॉफिट से पहले अपने लॉसेस को कट करना है, और ट्रेड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपका दिल चाह रहा था या इस ट्रेड में आपको लगता था कि आपका लॉस कवर हो सकता है। ट्रेड इसलिए लेना है कि ये ट्रेड हमारे ट्रेडिंग पैरामीटर्स को मीट करता है। एक चैलेंज जो बहुत से नए ट्रेडर्स को आता है वो ये है कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको लॉस हो जाता है तो वो मल्टीपल ट्रेड्स लेके उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे उनको और ज़्यादा लॉस हो जाता है। आप एक लिमिट बनाइए कि हम दिन में 1 या 2 ट्रेड्स लेंगे, और इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं एक चैलेंज देता हूँ, इसे हम कहते हैं 1 ट्रेड अ डे चैलेंज। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें करना सिर्फ इतना है कि आप एक चार्ट पेपर लें, उस पर महीने के सारे दिनों का एक बॉक्स बना लें और जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर दें, और आप रोज़ सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वो ट्रेड लॉजिकल होगा, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए, और उस ट्रेड के बाद अगर आपको प्रॉफिट का टारगेट मिल जाता है तो भी, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी, आप लॉग आउट करेंगे और सिस्टम बंद कर देंगे। जो मैंने आपको चार्ट बताया है उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया और आपने अपने सारे पैरामीटर्स को मीट करते हुए सारे डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड इनिशिएट किया है तो आप अपने आप को एक स्टार देंगे उस चार्ट पे। और अगर आपने पैरामीटर्स को मीट नहीं किया या डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करी तो आप अपने आप को वहाँ पे एक रेड मार्किंग देंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस रोज़ अपने सामने देखते हैं तो कुछ दिन में अपने आप वो बेटर होना शुरू हो जाती है। आप देखिएगा कि शुरू के कुछ दिनों में वो रेड मार्क्स ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप रेगुलरली उसको देखेंगे तो एक ह्यूमन माइंड है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आज इसमें रेड मार्क नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करें और वहाँ पे आपको स्टार मिलेगा। शुरू में रेड मार्क्स ज़्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको स्टार ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने पैरामीटर्स को प्रैक्टिस करते रहिए विद डिसिप्लिन और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग पहले से बेटर होती जा रही है। जब आप ट्रेड सिर्फ इसलिए इनिशिएट करेंगे क्योंकि ये आपके पैरामीटर्स को मीट करता है, आपके सारे बॉक्सेस यहाँ पे चेक हैं,
तब आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिट और लॉस आपकी ट्रेडिंग का बाय प्रोडक्ट है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इस ट्रेड की क्वालिटी क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब आप अपने ट्रेड की क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा और लॉसेस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। परेशानी ये है कि ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और वो लॉस उन्हें क्यों हो रहा है इसके ऊपर वो फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और डिटोरिएट होती जाती है। तो आई होप आप इस 1 ट्रेड अ डे चैलेंज को फॉलो करेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी के जो भी पैरामीटर्स हैं आप उनको Audiobook डिसिप्लिन से Empower. फॉलो करेंगे और एक चार्ट बना के आप उस पर रोज़ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। यू विल नोटिस कि आपकी ट्रेडिंग दिन ब दिन कितनी इंक्रीज होती जा रही है। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। अगर मैं आज ट्रेडिंग को जीरो से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं भी इन सारे पॉइंट्स को पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद अली खान और मैं पिछले 13 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में मैंने आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वो बहुत से ऐसे टॉपिक्स शेयर किए हैं जिनके बारे में बहुत कम बातें करी जाती हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है निफ्टी टेक्निकल्स बाय एके, जिसे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रोज़ मार्केट आवर्स में लाइव एनालिसिस करता हूं। आप भी उस एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि क्या ट्रेडिंग को करियर बना लें। तो अगर आप ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। वो आपके किसी करंट बिजनेस से, आपकी जॉब से या किसी और ऐसे काम से आती हो जिससे आपके घर के खर्चे निकलते हों। उसके बाद आप पार्ट टाइम बेसिस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब एक कंसिस्टेंसी के साथ 7-8 महीने आप उतना प्रॉफिट बना रहे हों हर महीने जिससे आपके खर्चे निकलते हैं, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर के तौर पे रख सकते हैं। बिना किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके माइंड पे एक प्रेशर डालेगा जो आपको इंटेलिजेंट डिसीजंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में बाधा उत्पन्न करेगा और आप गलत डिसीजंस लेंगे। इसके बाद हमने बात करी थी एक्सपेक्टेशंस की। हमें जीवन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा होती हैं हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही प्रेशराइज्ड होती है और उसका आउटकम भी अच्छा नहीं होता है। हमें ट्रेडिंग एक न्यूट्रल माइंड और एक कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ करना चाहिए। हमें मार्केट से इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हम हर महीने इतना अमाउंट पैसे का बना लेंगे। हमें सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो हमारी डिसिप्लिन के हिसाब से हो। हमने ये बात भी करी थी कि किन किन चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हम फेस करते हैं और हमें फोकस कहाँ करना चाहिए। फोकस हमेशा हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पे, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। हमें फोकस उस प्रोसेस पे करना चाहिए जिस प्रोसेस से हम ट्रेडिंग करेंगे। जब हमारा फोकस हमारे प्रोसेस पे होगा रादर देन आउटकम, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। एक पॉइंट जो आपको नुकसान देने के लिए काफ़ी है वो ये है कि आप डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेडिंग ना करें। आप जिस भी स्ट्रैटेजी, जिस भी पैरामीटर को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, आपको वो पैरामीटर्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको वो पैरामीटर्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को फोकस करके ट्रेड करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने नेचर को सेल्फ एनालाइज करिए। आज आप बैठ के ये नोट डाउन करिए कि आपके नेचर में क्या क्या खामियां हैं। क्या आप ईगोइस्टिक हैं? क्या आपके अंदर बदले की भावना रहती है? क्या आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आप इंतज़ार नहीं कर पाते? इन सब में से अगर कोई भी ट्रेट आपके अंदर पाया जाता है तो पहले हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें ट्रेडिंग करना है। याद रखिए, आपकी ट्रेडिंग आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप बाय नेचर हैं वही आपकी ट्रेडिंग में झलकता है।
और अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो लंबे अरसे में ऑन अ लॉन्गर रन यही मार्केट आपके इस कैरेक्टर को बिल्ड भी करता है। यानी अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको ईगोइस्टिक हुए बिना ट्रेडिंग करनी है तो लॉन्ग रन में मार्केट आपको हम्बल बना देगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे कि हमें पेशेंस के साथ बैठना है और जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन में मार्केट आपको भी पेशेंस रखना सिखा देगा। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे कि हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, हमें मार्केट से बदला नहीं लेना है, तो लॉन्ग रन में यही मार्केट आपके कैरेक्टर में ये चेंजेस लाएगा कि आपके अंदर से बदले की भावना ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग और आपके अकाउंट के लिए अच्छा नहीं है। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करने से फ़ायदा ये है कि आपका पर्सनल कैरेक्टर भी अच्छा होता है, जो कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी काफ़ी अच्छा कर देता है। सो आई होप जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, आप उसको नोट डाउन करेंगे और डिसिप्लिन से इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं कुछ इस तरह के पॉडकास्ट लेके आऊं जिनमें ट्रेडिंग से रिलेटेड हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें जो कि जनरली डिस्कस नहीं किए जाते। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे।